और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं JNK लद्दाख हिमाचल। जो खबर इस वक्त हम आपसे शेयर कर रहे थे वो खबर काफ़ी अहम है। खबर ये थी कि कुपवाड़ा पुलिस ने एक पुलिस कांस्टेबल और 4 SPO सहित 17 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। जी हाँ, चौंकाने वाली बात यही है कि जो ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार किए गए उनमें से उन 17 लोगों में 4 SPOs शामिल हैं और एक पुलिस कांस्टेबल शामिल है। यही इस बात को हैरान करती है कि आखिर क्यों इतनी तेजी से ड्रग्स का ये जाल फैलता जा रहा है और किस तरह डिपार्टमेंट के लोग भी इसमें शामिल हैं। अब ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती वाकई बनती जा रही है कि एक तो वैसे लोग जो बाहरी हैं, जो डिपार्टमेंट से बाहर के लोग हैं, उन तक का ड्रग का पहुंचाया जाना, उसका सेवन करने वाले लोग जो ड्रग पेडलर्स है वो उन्हें ट्रीट करना। दूसरी तरफ जो डिपार्टमेंट के अंदर के लोग हैं जो किसी लालच की वजह कर या कुछ और वजह से वो भी इस नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है जो अब पुलिस के लिए कहते हैं ना कि दो तरफा कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और इसी बात पर जो SSP कुपवाड़ा ने न्यूज़ 18 को बताया है, काफ़ी जानकारियां साझा की। हमारे साथ हमारे संवाददाता यहिया भी लगातार बने हुए हैं। यहिया, मैं आपके पास फिर से आना चाहूँगा और मेरा सवाल अभी यही है कि अब ये कितना बड़ा कितना टफ टास्क हो गया है कि इसमें जो लोग यानी जिन्हें रक्षा करनी है वो खुद इसका हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। तो पुलिस वालों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि वो डिपार्टमेंट के अंदर के लोगों को भी इससे बाज रखें, उन पर निगरानी रखें और साथ ही ये ड्रग का जाल फैलता ना जाए, समाज के लोग युवा इससे जुड़ते ना जाएं, उसे भी जो है दूर रखें। जी विशाल, मैं आपको ये बताता चलूँ, जिस तरह आज पहली बार इस तरह का संदेश मिला है कि जो अगर कौम के मुहाफिज भी होंगे उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिसाल मैं आपको बताता चलूं कि कुपवाड़ा पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई यह है कि 25 अफराद के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट आयद हुआ है और जिन्हें कश्मीर के बाहर जेलों में भी मुंतकिल किया गया है, क्योंकि SSP ने पहले ही कहा कि यहाँ पर पाकिस्तान के तार जुड़े रहते हैं, क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक वाला इलाका है कुपवाड़ा, तो यहाँ पर मंशियात की खेप आ सकती है, यहाँ पर मिलिटेंसी को जन्म देने की कोशिशें भी की जा रही हैं। तो इसी सिलसिले में उन्होंने आज कहा कि उन्होंने अपने अंदर भी ओवरहालिंग शुरू की है ताकि इस मुनशियात, इस लानत को जो है समाज में पलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो हर रोज इससे तबाह हो रही है। तो एक और बात हम एसपी साहब से ही जानने की कोशिश करेंगे, जो बराह रास्त इस पर बोलेंगे कि आखिर वजह क्या है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट कितने लोगों को, और अभी मजीद क्या एसपी साहब मजीद जानने की कोशिश करेंगे कितने लोगों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो एक कड़ा संदेश भी हो गया। देखिए, जो नारकोटिक्स में एक स्पेशल प्रोविज़न होता है जिसमें हम PIT NDPS से बोलते हैं, और उसको जिसको हम एक कॉमन पार्लेंस में PSA बोलते हैं नारकोटिक्स में, वो अभी तक 33 जो ऐसे लोग हमें जो लगते थे क्रोनिक स्मगलर्स थे या पैडलर्स थे, उन पे लगाया गया है। वो रियासत जो या इसके बाहर दूसरी रियासतों में जो है हमारे जम्मू कश्मीर UT या दूसरी जो जेल्स हैं उनमें अभी बंद हैं, और ये मुहिम जो है वो अभी भी जारी रहेगी। हमारा मिशन जो है वो जारी रहेगा और इस जो मेनेस को सोसाइटी से ख़त्म करना हमारा एक जम्मू कश्मीर पुलिस का मोटो है और वो रहेगा। अभी कितना जो है जो मंशियात की खेप आपने जब्त की है, कुल मिलाकर पिछले अगर हम 5-6 महीनों की बात करेंगे तो कुल मिलाकर भारी मिकदार में ये जब्त हुआ होगा आज तक? देखिए, लगभग 50 kg के आसपास जो है वो नारकोटिक्स, जिसमें सिर्फ हेरोइन या ब्राउन शुगर की हम बात करें वो बरामद हुआ है। इसके अलावा कोई 20 kg के आसपास चर्स भी बरामद हुई है, और बाकी जो कुछ जैसे फार्मास्यूटिकल्स जो इसमें यूज़ होते हैं नशाखोरी के लिए, वो भी कुछ बरामद हुए हैं। तो हर तरफ से ये नहीं है कि सिर्फ हम एक ही साइड पे फोकस है, सभी, चाहे वो कोई पीने की जैसे दवाई कोई यूज़ होती है उसको भी एक नशे के तौर पे यूज़ किया जाता है, या नारकोटिक्स को यूज़ किया जाता है, इन सभी जितने जो भी हमारे पास इनपुट्स आते हैं उन पे एक्ट किया जाता है। बैनुल अक़वामी सतह पर इसकी क्या मालियत हो सकती है अभी तक जो आपने बरामद किया? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से जैसे कि पढ़ा जाता है अखबारों में या कहीं जो भी रसाले हैं उनमें पढ़ा जाता है, तो लगभग एक जो kg हेरोइन है उसकी कीमत 1 करोड़ के आसपास इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से होती है। और यहाँ पे भी अगर हम जिस हिसाब से यहाँ जब पूछताछ होती है जो पैडलर्स है या जो यूज़र है, अगर उसके हिसाब से भी अगर हम रेट को
मल्टीप्लाई करें या उसका मैथमेटिक्स लगाएं तो उसके हिसाब से भी यही बनता है। जी, तो आखिर पर मुझे पता आप मीटिंग में जा रहे हैं, तो एक ही बात हम आपसे जाने कि न्यूज़ 18 के जरिए इस वक्त लोग आपको दे रहे हैं, बराह रास्त नशरियात चल रही है, किस तरह का पैगाम होगा उन वालिदैन के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को इस लानत में धकेल रखा है, उन्हें दूर रखने के लिए क्या पैगाम? देखिए, एक तो मैं पहले एडिक्ट से शुरू करूंगा। वालिदैन जो है वो जो ड्रग एडिक्ट हो जाता है बच्चा, तो एक सोशल स्टिग्मा से डर के मारे वो है उसको एक मरीज की तरह ट्रीट नहीं करते हैं और वो छुपा के बात रखते हैं, वो और उसमें मुतला होता जाता है। तो वालिदैन को चाहिए कि वो अगर कोई एडिक्ट है तो उसका इलाज भी करें, सामने आए, लेकिन साथ साथ ये भी ज़रूर पता करने की कोशिश करें कि वो कहाँ से वहाँ पे जा रहा है। रिलीजियस लीडर्स को भी इस पे काम करने की ज़रूरत है, फ्राइडे सरमन्स में खासकर, और बाकी भी जहाँ जहाँ सोशल गैदरिंग्स होती हैं या इवन पॉलिटिकल जो हमारे लोग हैं वो भी कहीं कहीं जब भी अपनी सभाएं करते हैं तो उनको भी वहाँ पे ज़रूर इस बात को टच करने की ज़रूरत है। और वालिदैन का, क्योंकि किसी भी, चाहे वो आम जिंदगी है आपकी या सबसे बड़ा एजुकेशन जो है वो फैमिली में ही होता है और सबसे जो प्राइमरी रोल भी वो फैमिली का ही बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो विशाल साहब, ये थे एसएसपी जिन्होंने साफ कर दिया कि आपकी बात जो है किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जी विशाल। जी, ये बहुत शुक्रिया, बहुत तफसील से एसपी साहब ने बताया है। और ये जो जिम्मेदारी है ख़ास तौर से समाज की, और समाज जो है घर से शुरू होता है, एक ख़ानदान से शुरू होता है, तो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है और उन तमाम यूथ्स में भी जो सेंसिबल लोग हैं, जो चाहते हैं, जो जानते हैं कि ज़िंदगी दरअसल क्या है और किस तरह ये जो ड्रग्स की या मंशियात की लानत है वो ज़िंदगी को खोखला कर रही है। ये बहुत ज़रूरी है कि ये पैगाम भी लोगों तक पहुँचे और साथ ही साथ पुलिस जहाँ एक तरफ नरम है तो वहीं सख्त भी है, ये भी इशारा साफ तौर से मिल गया है। बहुत शुक्रिया आपका यहिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ हम अब दूसरी खबर का रुख करेंगे और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में एक धमाके की खबर है। इस्लामाबाद में धमाका हुआ है, आत्मघाती हमला किया गया है, टैक्सी में सवार था हमलावर। ये खबर आ रही है कि इस्लामाबाद में एक धमाका हुआ है, आत्मघाती हमला बताया जा रहा है इसे। टैक्सी में सवार था हमलावर, एक पुलिसकर्मी की मौत बताई जा रही है और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक पुलिसकर्मी की मौत हुई है जबकि 6 लोग घायल हैं। तो ये खुदकुश धमाका है, आत्मघाती धमाका। इस्लामाबाद से ये खबर है। इस्लामाबाद में धमाके से ये देखिए वो मंजर, और उस मंजर के बाद किस तरह जो पुलिस वाले थे या जो आसपास लोग थे वो किस तरह वहाँ पर बिखरे पड़े हैं। ये तस्वीरों से वाज़े हो रहा है कि ये धमाका जो है कितना ज़बरदस्त था। इस्लामाबाद में ये धमाका हुआ है और आत्मघाती हमला किया गया है। टैक्सी में सवार था हमलावर, एक पुलिसकर्मी की मौत बताई जा रही है, 6 लोगों के घायल होने की खबर है। और ये उस जाए वाक़े की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। धमाके से टैक्सी की क्या हालत है ये भी आप देख सकते हैं। इस्लामाबाद में ये धमाका हुआ है, बताया जा रहा है कि यह खुदकुश धमाका था, आत्मघाती हमला था और इस हमले में एक टैक्सी में एक सवार था, जो हमलावर है वो टैक्सी में सवार था। और इस धमाके के बाद से जो वहाँ का मंजर है वो आप देख सकते हैं। इसमें जो खबर अब तक हमें मौसूल हुई उसके मुताबिक एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है जबकि 6 घायल हैं। और अगली खबर अनंतनाग से। अनंतनाग के ऐश मुकाम से दिल दहलाने वाली खबर है। एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के हमले के नतीजे में 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है, उनमें से एक की हालत गंभीर है। जावेद अहमद राजसर के रूप में हमलावर की पहचान हुई है। हालांकि ये बात भी सामने आ रही है कि हमलावर ने जिस वक्त अपने घर के लोगों पर और अपने पड़ोसियों पर हमला किया उस वक्त वो शराब के नशे में था, जैसे कि जानकारी मिल रही है। उस वक्त वो नशे में था और उसके बारे में ये भी खबर आ रही है कि वो मंशियात का भी आदी था और हमले के वक्त वो शराब के नशे में बिल्कुल चूर था। और अलसुबह ये वाक़या पेश आया है। उसने पहले अपने घर वालों पर हमला किया जिसमें ख़ुद उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया है और उसके बाद बताया गया कि 2 और लोग हैं जिनकी जान चली गई है और 5 या 6 लोग जो है वो ज़ख्मी हैं।
दोपन गो मोरी हेस मे वने वही खानदारस मुस ये बचावन ये द्रावे नेबर दोपनस क्या दलिल छे दोपनस हॉलीवुड कर फेरन उनको हस को फेरन धोन युगन सुनोनस फोन तमस कड़ी फेरन ना सुनोन फेरन होर तो अमिस दितुन दाब दार तमिस गई डुलगिन अस हस गए यह बचाने तो अस बीठ अमिस पे तो अस बीतन पे दाब दार मोज क्या दलिल गई तम साथ Engkau gaya Ya da ne cum bodum ya sıkı saat parte oldu. Bas. Athai. मनन क्या हुआ उससे Ay kya baabri ki barim. Ay kya karas. Ay आज सुबह सवेरे ये बदकिस्मती वाक़ा पेश हुआ हमारे नज़दीकी यहाँ पेश मुकाम में कोई ज़ख्मी आ गए। मुझे वहाँ से कॉल आई। हमारी टीमें फटाफट, हमारा स्टाफ वहाँ पर बिल्कुल मौजूद था। हमारी टीमें स्पॉट पर पहुँची, गाड़ियाँ भेजी गई, मेडिकल टीम विद इक्विपमेंट्स एंड एमरजेंसी ड्रग्स। हमने वहाँ पेशेंट्स को अटेंड किया, जिनमें जो उसमें से ज़ख्मी थे, कुछ लोगों को वहीं पर ट्रीट किया, कुछ को SDH सीर और कुछ को GMC भेज दिया। तो अभी तक जो इतलात है उसमें हमारे अभी तक 3 डेड बॉडीज जो है, इसमें बदकिस्मती से 3 मौत हुई है। जख्मी हमारे स्टेबल हैं, उसमें एक क्रिटिकल है जिसको हमने GMC शिफ्ट किया, वहां से उसको सिक्किम रवाना। हम वो मार्चरी में रखे हैं। अभी प्रिलिमिनरी उनकी चल रही कि कौन कौन है, वो हम आपको जितने हमारे वो कंप्लीट हो जाएगा हम आपको सारी डिटेल्स देंगे। फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि देश में नफरत बढ़ गई है और इस देश में रहकर खत्म करना होगा। उन्होंने कहा है कि नफरत को खत्म करने के लिए एकजुट होना जरूरी है। फारूक अब्दुल्ला ने चीन और रंग पर जारी खींचतान पर भी अपनी बात रखी है। फारूक अब्दुल्ला ने जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ गीत भी गुनगुनाए। मैं ये कहूँगा कि अगर इस देश को बचना है तो इसमें वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हमने सब ने भाईचारे में रहना है। यही था जो राम की भावना थी, यही थी। गांधी जी भी जो कहते थे रामराज था, क्या था राम? रामराज यही था कि सब बराबर, हमने सबको आगे चलना, सबको इकट्ठे बढ़ना। कोई भी देश का आदमी पीछे रह जाए, देश मजबूत नहीं होता। सर, आपको लगता है बीच बीच में मुस्लिम नेताओं की ओर से इस तरह का बयान देकर वो लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं जानबूझ के? भावनाएं भड़क जाती हैं। यही क्यों कहते हैं? अब फिल्म का भी देखिए हाल। शाहरुख खान ने फिल्म बना ली, उसमें उसने कपड़े कोई रंग के पहन लिए, उस पर शोर हो गया। यानी इसका मतलब ये है कि सब्ज़ जो है वो मुसलमानों का है और जो दूसरा रंग है वो हिंदुओं का। ये क्या है? गाय हिंदू की है, बैल मुसलमानों का, ये क्या है? सर, कश्मीर में जिस तरह से कश्मीरी पंडित प्रोटेस्ट कर रहे हैं, LG का कहना है जो नौकरी पे ज्वाइन नहीं करेंगे उन्हें सैलरी नहीं दी जाएगी। कैसे देखें? पहले मैं ये कहूँगा, वो क्यों नहीं जाना चाहते? सुरक्षा नहीं है, नहीं। सरकार कहती थी कि 370 हटेगा तो वहाँ सब ठीक हो जाए, आतंकवाद खत्म हो जाए। कहा था, हाँ? आज कितने साल हुए 370 खत्म हुए? क्या खत्म हुआ आतंकवाद? बेचारे का मरने जाएंगे, माल है। सर, इसके साथ साथ जिस तरह से नागरिकता का कार्ड जो बन रहा है सर, लोगों का जो कार्ड बन रहा है सर, उसको लेकर के भी सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं सर। क्या कार्ड बन? एक कार्ड बन रहा है सर, आइडेंटिटी कार्ड जो लोगों का बन रहा है सर। अरे हम सबके पास कार्ड है, वोटर ID कार्ड, वोटर कार्ड, हमारे पास वोटर कार्ड है, हमारे पास वो क्या कार्ड है, वो जो आधार कार्ड है, हमारे पास पिन का वो क्या है, वो दूसरा वो कार्ड, वो भी पैन कार्ड है। और क्या कार्ड चाहिए? और अपनी जान देने के लिए खड़ी है देश को बचाने। ये याद है। मैं भी देखता हूँ कि चीनी कैसे आगे आए। वो जमाना गया। आज हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। आज हम सब आक्रमण के लिए तैयार हैं। अगर वो समझते हैं कि हम कमज़ोर हैं तो वो गलत फहमी में। क्या 62 में कमज़ोर थे आप? देखिए, 62 में तो पता भी नहीं था ना। हम तो हिंदी चीनी बाई बाई करते थे। मैं भी कॉलेज में था, जब भी चौंडा आता था तो हम लोग झंडे निकाल के चीनी झंडे और हिंदुस्तानी झंडे, हिंदी चीनी भाई भाई कहते थे। और फिर पंचशील था। तो
किसको पता था कि पंचशील में वो धोखा दे तो वो आ जाए, किसी को नहीं पता। सर आपको लगता है चाइना के साथ ट्रेड बरकरार रखना चाहिए भारत को? चाइना हर वक्त तैयार है भाई साहब। ट्रेड मैं कह रहा हूँ चाइना के साथ ट्रेड बरकरार रखना चाहिए। ट्रेड तो आपको करना पड़ेगा, चलेंगे कैसे? आपकी गाड़ियाँ बंद हो गई, उसका जो है ना क्या कहते हैं वो सामान वहाँ से आता है। देखिए भाईचारे को आगे और दोस्ती से आगे चलाना, जहाँ पे ये भी है बातचीत से हम लोग सब चीज़ें हल करते हैं। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि जंग का ज़माना खत्म है। कहा अब जंग नहीं है, अब बातचीत से मंदिर है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो G20 के हम लोग इस वक्त हमारी सदर आया है कि प्रधानमंत्री कई मसले हल करें। मुझे उम्मीद है कि यूक्रेन का जो वॉर है उसको भी ख़त्म करने में काफ़ी कम काम कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोस्त हैं। ये अमेरिका के भी दोस्त हैं, रशिया के भी दोस्त हैं। मैं जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तू भी यहाँ मैं भी यहाँ, हमने रहना है भी यहाँ। सिवा जाना कहाँ। आगे बढ़ते हैं। रूबिया सईद अपहरण मामले में जम्मू की विशेष अदालत में आज सुनवाई हुई। अब अगली सुनवाई 23 जनवरी 2023 को होगी। रूबिया सईद का 1989 में अपहरण हुआ था। इस मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक आरोपी हैं। अगवा केस के मामले में आज टाडा कोर्ट की खुसूसी अदालत में आज एक बार फिर सुनवाई हुई। आज किस तरह की कार्रवाई रही और कोर्ट ने क्या डायरेक्शंस पास की हैं, उसके बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एस.के. भट्ट, जो कि सीबीआई के काउंसिल हैं। भट्ट साहब, क्या हुआ आज, किस तरह की कार्रवाई हुई कोर्ट में? आज रूबिया सईद किडनैपिंग केस लगा था और कल यस्टरडे एयरफोर्स ऑफिसर्स किलिंग केस लगा था। तो आज का जो केस था उसमें दो गवाहों को हमने समन किया था, गवाह नंबर 12 और गवाह नंबर 13। उसमें से गवाह नंबर 12 की अर्जी आई थी कि ही इज आउट ऑफ स्टेशन, ही कैन नॉट कम बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। तो वो जज साहब ने माना, उसकी अर्जी नेक्स्ट डेट के लिए रखा। और दूसरा गवाह नंबर 13 जो है वो हाजिर था, लेकिन उसका स्टेटमेंट आज हो नहीं पाया। वजह ये था कि आज एक रेस्पेक्टेड सीनियर एडवोकेट की डेथ हुई थी, उस वजह से बार एसोसिएशन ने आज काम सस्पेंड किया था। तो उस तौर उस गवाह को हिदायत की गई कि वो 23 जनवरी नेक्स्ट डेट को पेश करे अपने आप को। तो जो इंडियन एयरफोर्स वाला मामला है उसकी डेट भी 23 को ही रखी गई है, और ये जो आज का मामला था जो किडनैपिंग केस का मामला है जिसमें दोनों में प्राइम एक्यूज जो है यासीन मलिक है, तो क्या दोनों केसेस अब एक ही दिन पे लड़े जाएंगे, यानी 23 जनवरी को ही उनके दोनों की सुनवाई दोबारा होगी? यासीन मलिक के बारे में कल लेटर आई थी कि उसको 1 साल तक हम दिल्ली से बाहर नहीं ले सकते हैं। वो जज साहब ने एक्सेप्ट किया वो लेटर, जो तिहाड़ जेल से आई थी, उनको एड्रेस हुई थी जज साहब को। तो वर्चुअल मोड पर कल भी यासीन मलिक था, आज भी यासीन मलिक, बाकी मुलजिमान भी हाजिर थे। तो 23 तारीख को दोनों केसेस में गवाह हैं, दोनों केस में हम गवाह पेश कर रहे हैं। और यासीन मलिक जो है वो अवेलेबल होगा, प्रेजेंट होगा कोर्ट में थ्रू वीसी। तो ये थे एस.के. भट्ट, जिनका ये कहना है कि अब ये दोनों केसेस जो है, इंडियन एयरफोर्स वाला मामला और जो रूबिया सईद अगवा केस है, दोनों की सुनवाई अब 23 तारीख को होगी। और यासीन मलिक, जैसा कि सरकार ने ये कहा है कि यासीन मलिक को 1 साल तक दिल्ली एनसीआर से बाहर नहीं ले जाया जा सकता, उसके बाद वो दोनों केसेस के लिए वर्चुअल मोड से ही लगातार जुड़ते रहेंगे। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ मनोज कौल, न्यूज 18। और घाटी से जम्मू ट्रांसफर की अपनी मांग को लेकर प्रधानमंत्री राहत पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में नौकरी कर रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। घाटी में टारगेट किलिंग की घटनाओं के चलते पिछले कई दिनों से कश्मीरी पंडित कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज पिछले कई दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन पर हैं और एक ही डिमांड है कि रिलोकेट किया जाए उन्हें जम्मू और अलग अलग इलाकों में। बट उसके बाद अगर बात करें तो उनकी डिमांड जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कार्यालय के बाहर यहाँ पर सभी जो BM पैकेज एम्प्लॉयज हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप यहाँ पर इनकी
यही कहते हैं कि हम लोग घरों पे नहीं बैठे हैं, हम सड़कों पे बैठे हैं। जैसे कि अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग सड़क पे यहाँ पे धरना दे रहे हैं, यहाँ पे आए हैं आज बीजेपी ऑफिस। हम 226 दिन से हम आरसी ऑफिस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे? हम लोग सिर्फ अपनी जान की सुरक्षा मांग रहे हैं। आप लोग बोल रहे हैं कि हमें फ्री में सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी हमें नहीं चाहिए। हम लोग सिर्फ अपनी जान के लिए यहाँ पे भीख मांग रहे हैं। हम लोग अपनी जान की सुरक्षा के लिए यहाँ पे भीख मांग रहे हैं। हम लोग इसलिए नहीं बैठे कि आप लोग चंद पैसों के लिए हमारी जान का सौदा करो और हर बार ये बोला जाए कि आप लोग मरना है तो वही मरना है, जीना है जो भी करना है वही करना है। हम लोग सिर्फ जीने के लिए यहाँ पे आए हैं। आज हम बीजेपी ऑफिस से बीजेपी के लोगों से गुहार लगाएंगे कि हमारी जान की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साफ तौर पर आपने यहाँ पर सुना। मैम क्या कहना चाहेंगे, आज बीजेपी के ऑफिस के बाहर आज आप पहुंचे, आपको उम्मीद है कि बीजेपी के जो ऑफिस जो लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपकी मदद करें? जी सर, क्योंकि बीजेपी की तरफ से हमें टाइम टू टाइम आश्वासन मिला है कि हम लोग आपकी डिमांड्स को सुनेंगे, पूरा करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सुन के हम आपकी बात को जो आपकी डिमांड्स है उनको फुलफिल करेंगे। इसलिए हम आज दोबारा बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको पहले वहाँ पे हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित करिए, उसके बाद हमें वहाँ भेजिए। साफ तौर पर आपने सुना कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय जनता पार्टी से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि इनकी मांग जो है वो कहीं ना कहीं सुनी जाए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर पहुंचकर आज इन सभी कश्मीरी पंडित समाज की पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की मांग है कि यहाँ पर ये रीलोकेशन जो है वो चाहते हैं। और जब तक इन जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से कश्मीर घाटी में थ्रेट्स जो लगातार इनको मिल रहे हैं, उसके बाद इनकी मांग है कि जल्द से जल्द रीलोकेट किया जाए और ये अपनी सर्विसेज पूरी तरह से देने के लिए तैयार है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत वोरा। त्रिकुटा नगर जम्मू में रहबरे खेल शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर बीजेपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। वे अपने प्रोबेशन पीरियड को 7 साल से घटाकर 5 साल किए जाने की मांग कर रहे हैं। रहबरे खेल पॉलिसी के तहत एम्प्लॉइज लगे पिछले कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाद आज पहुंचकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जो काफी समय से इनकी मांगे हैं, जिसमें रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लेकर मांग। जी सर, हम रविंद्रनाथ के पास इसलिए आए हैं इसलिए आज हम यहाँ आए अपना प्रोटेस्ट लेके, ताकि वो अपना वादा जो उसने किया है वो ना भूले। वो उसने हमें पिछली बार स्ट्राइक कॉल ऑफ करवाई, क्योंकि एलजी साहब से हमारी जब मुलाकात हुई उसने बोला कि 7 दिन के अंदर अंदर आपका ऑर्डर आ ही जाएगा, आपको खुशखबरी मिल जाएगी। और जब हम रविंद्रनाथ से मिले उसने बोला आपको मैं भी वादा करता हूँ, आप अब एलजी साहब के वास्ते ये प्रोग्राम कॉल ऑफ कीजिए। लेकिन आज 6 महीने हुए और जो उस टाइम वो मेमो निकला था उसके पॉइंट्स दिन ब दिन वो एक एक करके इम्प्लीमेंट होते जा रहे हैं। और कल हमारा सिंपल प्रोटेस्ट था एलजी साहब के घर के पास जाना बाज़ाब्ता डिसिप्लिन में, लेकिन पुलिस ने हमें वहां जाने से रोका। अब आज हमारी यही डिमांड है, जो हमारा 7 साल का प्रोबेशन है उसको कम किया जाए, जैसे आरईटी पैटर्न था, जैसे भी सारे रहबर स्कीमें चल रही है उनका 5 साल प्रोबेशन है, वही हमारे साथ भी किया जाए। लेकिन भाजपा ने कमेटी भी बिठाई, लेकिन कमेटी का कोई रिजल्ट नहीं आया, उल्टा हमें पड़ रहा है। आज ये जो हमारे 2017 में जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, कैबिनेट ऑर्डर आया था, बाज़ाब्ता बीजेपी और पीडीपी की कोalition सरकार थी, उन्होंने एक कैबिनेट किया था कि इनके पोस्ट तब तक फ्रीज रहेंगे जब तक कि ये पूरे 3000 टीचर्स एडजस्ट ना हो जाएंगे, पूरे एब्जॉर्ब ना हो जाएंगे, तब तक इनके पोस्ट फ्रीज हो रहे हैं। और इन्होंने क्या किया, ये वो पोस्ट डिफ्रीज करने जा रहे हैं। कल को जब हमारे 7 साल हो जाएंगे पूरे, हम कहां पे अब्जॉर्ब हो जाएंगे, यही हम इनसे डिमांड कर रहे हैं। और अगर ये सुप्रीमियम पोस्ट हमारे रखेंगे, जिन स्कूल में हम काम कर रहे हैं हमें वहीं पे एडजस्ट करेंगे 7 साल के बाद, हमें दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ी। इसीलिए हम आज बीजेपी की कार्यालय के पास फिर से आए हैं और इनकी ये चेतावनी बोलने आ रहे हैं कि कल 11 बजे यहाँ से हम जाएंगे दिल्ली पैदल मार्च लेके, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में ना तो बीजेपी की कोई सुनता है, ना ही तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सुनती है। अब हमें शायद दिल्ली फरियाद लेके जानी है अमित शाह साहब और मोदी साहब, इसलिए हम कल दिल्ली जा रहे हैं।
साफ तौर पर आपने सुना, यहाँ पर लगातार इनका प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर जारी है और इनकी मांग है कि जो 7 साल का इनका प्रोबेशन पीरियड है उसे जो है वो कम किया जाए। नेताओं ने इनके साथ वादा किया था उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए और कल इनका कहना है कि कल यहाँ से दिल्ली ये मार्च करेंगे क्योंकि केंद्र सरकार से गुहार लगाएंगे इनकी मांगे जो है उसे पूरा किया जाए। न्यूजीलैंड जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहें न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ।